सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 8 की व्याकरण की पुस्तक सरस्वती में और मेरा व्याकरण में से इकाई 2 वर्ण विचार और उच्चारण का तीसरा भाग यानी तीसरे वीडियो में तीसरा भाग जो बाकी है उसका अभ्यास करेंगे। इस इकाई के पहले और दूसरे वीडियो में हमने वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा, वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन और स्वर के भेद और व्यंजन के भेद के साथ साथ अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आगत ध्वनि, स्वरों की मात्राएं और व्यंजनों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान, उसका अभ्यास किया था। अब आगे हम वर्ण विच्छेद की परिभाषा की चर्चा विस्तार से करेंगे और उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके ज्ञान द्वारा वर्तनी व उच्चारण की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। फिर से इसको बोल रहा हूं मैं, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि यहाँ हमने कुछ उदाहरण लिखे शब्दों के साथ, उसके कुछ वर्ण विच्छेद जब हम करते हैं तो कुछ समय, उसके समय मतलब जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है कि ध्वनि जिस स्थान पर सुनाई पड़े विच्छेद के समय उसे वही लिखे, मतलब जैसे उच्चारण करते हैं वैसे ही, और सभी व्यंजनों के नीचे हलंत हम लगाए, स्वरों के नीचे नहीं। स्वर अपने आप में पूर्ण है और स्वर को जोड़कर ही व्यंजन पूर्ण बनता है। इसलिए जब वर्ण विच्छेद किया जाता है किसी शब्द का और वर्ण को भी अलग करते हैं तब व्यंजन के नीचे हलन करते हैं लेकिन स्वर के नीचे नहीं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो एक अमर शब्द है, उसमें हम देख सकते हैं उसका वर्ण विच्छेद अ प्लस म हलन वाला प्लस अ प्लस र हलन वाला प्लस अ। इसमें हम देख सकते हैं अ स्वर है और म व्यंजन है, तो म के नीचे हमने हलन किया है, अ के नीचे नहीं। यहाँ हमने अ के नीचे हलन नहीं किया, र के नीचे किया हुआ है। उसी तरह दूसरा शब्द पृथ्वी, यहाँ रे की जो मात्रा है अ के नीचे लगाई गई, तो उसका जो उच्चारण हम करते हैं पृथ्वी, तो उसी तरह उसका वर्ण विच्छेद होगा अ हलन वाला प्लस री, री स्वर है इसलिए उसके नीचे हलन लगाया नहीं, प्लस ठ हलन वाला प्लस, यहाँ ठ आधा है स्वर रहित इसलिए ठ के नीचे हलन है, प्लस व हलन वाला प्लस ई बड़ी, क्योंकि बड़ी की मात्रा यहाँ है और इसके नीचे भी हलन नहीं। उसी तरह तीसरा मैदान, म हलन वाला प्लस आई प्लस द हलन वाला प्लस आ प्लस न हलन वाला प्लस अ। इसी तरह चांद में चौथा जो है चांद, च हलन वाला प्लस आ, ये भी स्वर है, स्वर का ही रूप है, अनुनासिक की जो बात है, इसलिए यहाँ हलन किया नहीं है, प्लस द हलन वाला प्लस अ। ये वर्ण विच्छेद के अलग अलग शब्दों के उदाहरण थे, किस तरह हम उसका वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। अब हम उच्चारण एवं वर्तनी का विस्तार से अभ्यास करेंगे। उसमें भी हम उच्चारण की जो परिभाषा है वो मैं आपके समझ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुख के द्वारा वर्णों अथवा अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। मुख के द्वारा वर्णों अथवा अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। सभी वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में हमने इस इकाई के पहले के वीडियो में उसे पढ़ा और जाना, उसको समझा भी था। यदि वर्णों का उच्चारण उचित ढंग से न किया जाए तो भाषा अशुद्ध हो जाती है। भाषा कैसे हो जाती है? अशुद्ध। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण को विशेष महत्व दिया गया है। अब हम वर्तनी के प्रमुख नियम जो है उसकी चर्चा करेंगे। वर्तनी के प्रमुख नियम जो है, पहले उच्चारण एवं वर्तनी की बात। अब वर्तनी के प्रमुख नियम में उसमें सबसे पहला हम संयुक्त अक्षर निर्माण संबंधी नियम उसकी चर्चा करेंगे। उसमें एक, खड़ी पाई वाले व्यंजनों से संयुक्त अक्षर बनाते समय उनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है। जैसे उदाहरण हम देखें तो
ख है, ये खड़ी पाई के साथ है, लेकिन जब उसको शब्द के साथ जोड़ा जाता है तब संयुक्त अक्षर जब हम बनाते हैं तब ख की खड़ी पाई हटाकर इस व के साथ हमने ख को खड़ी पाई हटाकर जोड़ दिया गया और शब्द बनाया है ख्वा। उसी तरह यहाँ भी त की खड़ी पाई हटाकर त्याग शब्द में जो संयुक्त अक्षर बना आधा त और य को जोड़कर, तो यहाँ हमने त की खड़ी पाई हटा दी और शब्द क्या बनाया त्याग। अब दूसरा जो नियम है संयुक्त अक्षर नियम, उसमें दूसरा जो पॉइंट है, बीच की पाई वाले व्यंजनों को जोड़ते समय उनके पाई के आगे झुके भाग को काट लिया जाता है। जैसे यहाँ हम झुकी पाई के पास जो उसका झुका हुआ भाग होता है उसको काट लेने के बाद पाई के आगे, मतलब क और ख की बात यहाँ है। तो उदाहरण के हमने देखे तो क ये खड़ी पाई और झुका हुआ उसका भाग, जब संयुक्त अक्षर हम बनाते समान रूप से जो व्यंजन होते तो भी और अलग होते तो भी, तो उसको जोड़ते हुए हमने उसका झुका हुआ यहाँ भाग काट दिया और शब्द क्या बनाया है पक्का। और यहाँ क में भी उसका झुका हुआ भाग काट दिया गया और शब्द जो ता है या क के साथ आधा का जोड़कर बनाया है, और यह रफ्तार में ता के साथ फ जोड़कर संयुक्त अक्षर बनाया गया है। ये बातें हमें ध्यान में रखनी। तीसरा, बिना पाई वाले व्यंजनों को जोड़ते समय हलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बिना पाई वाले, जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें ये बिना पाई वाले व्यंजन है। अब उसके नीचे जब हम संयुक्त अक्षर के साथ किसी उसके जैसा ही व्यंजन है या दूसरा उसके साथ जोड़ते हुए हम उसके नीचे क्या लगाते हैं हलन। तो यह उदाहरण के रूप में हम देखें तो टमाटर का, जब मिट्टी शब्द में उसके जैसा ही व्यंजन है उसके साथ जोड़ते हुए त के साथ हमने हलन लगाया है और शब्द क्या बनाया मिट्टी। उसी तरह हलन वाला जो है वो यहाँ न के साथ जोड़ने के लिए हमने ह के नीचे क्या लगाया हलन और शब्द क्या बना है चिन्ह। अब हम आगे र व्यंजन का मात्रा के रूप में प्रयोग उसकी चर्चा करेंगे विस्तार से, जिसमें प्रथम जो है स्वर सहित र। ऐसा स्वर सहित पाई वाले वर्णों के नीचे इस रूप में लगाया जाता है। मतलब परेन पाई होती है, ये परेन पाई जो होती है उसके साथ ऐसे तिरछी रेखा लगाई जाती है, उसको वो स्वर सहित जो है पाई वाले वर्णों के नीचे इस रूप में लगाया जाता है। और उसका हम पहचानने के लिए क्या प्रयोग करेंगे उच्चारण परेन पाई, परेन र, उसको हम क्या बोलेंगे परेन र। और ऐसे भी याद करने के लिए पाई के साथ तिरछी रेखा वाला र भी हम याद कर सकते हैं। और शब्द में हम देख सकते हैं प्रभात में प के पास हमने तिरछी रेखा जोड़ी है, तो एक बार कौन सा र है परेन र। और उसका वर्ण विच्छेद भी यहाँ दिया गया है, हमें समझना जरूरी है। प हलन वाला प्लस र हलन वाला प्लस अ प्लस भ हलन वाला प्लस आ प्लस ट हलन वाला प्लस अ। उसी तरह यहाँ दूसरा जो र का रूप है वो भी स्वर सहित र बिना। यहाँ कैसे र की चर्चा की जा रही है स्वर सहित, तो स्वर सहित र बिना खड़ी पाई वाले वर्णों के साथ इस रूप में लगाया जाता है। बिना खड़ी पाई, जैसे कि हम एक दो शब्द आपको बता दें और कौन से वर्ण के नीचे लगाया जाता है। ज्यादातर टमाटर का ट और ड्रम का ड्र जो है डमरू का ड, उसके नीचे हम उसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो यहाँ इसका चिन्ह ऐसा है, ट्रक में हम जैसे कि आप बिना पाई वाला ट है ट्रक और उसका वर्ण विच्छेद भी किया गया है ट हलन वाला प्लस र हलन वाला प्लस अ प्लस म हलन वाला प्लस अ। अब दूसरा जो है ड और
शहनाई का स के साथ स्वर सहित र का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। जैसे कि यहाँ हमने शब्द लिखा है ड, और स की बात की गई है। उसमें एक दो शब्द मैंने लिखे हैं भद्र, तो यह द के साथ द के अंदर भी ये र का रूप का प्रयोग किया गया है भद्र। उसमें जो वर्ण विच्छेद किया गया है अ हलन वाला प्लस अ हलन वाला द प्लस र हलन वाला प्लस अ। उसी तरह हस्व में ह के अंदर भी यहाँ इसका रूप का प्रयोग किया गया है। ह हलन वाला प्लस र प्लस अ प्लस स हलन वाला प्लस व हलन वाला प्लस अ। और र का एक रूप का इस किताब में चर्चा नहीं की है, लेकिन जो मात्राओं की बात की थी उसमें मैंने पूरी बात बताई थी, फिर भी मैं यहाँ उसको बता रहा हूँ। रेफ वाला र, शिरोरेखा पर जो रेफ किया जाता है वो स्वर रहित होता है। कैसा स्वर रहित? तो उसका जो प्रयोग होता है वो जो व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है शिरोरेखा के ऊपर। यहाँ लिखा है कर्म, तो म के ऊपर रेफ का प्रयोग, ये र का एक रूप है, लेकिन कैसा स्वर रहित। और उसका वर्ण विच्छेद है क हलन वाला प्लस अ प्लस र हलन वाला प्लस म प्लस अ। अब आपके समझ जो री है, ऋषि का री, उसकी चर्चा करूंगा। ऋषि का री जो है के प्रयोग के संबंधित नियम की चर्चा करूंगा। उसमें पहला नियम है मात्रा के रूप में री का प्रयोग करते समय उसे वर्णों के पैरों में लगाया जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखते, उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल, जैसे कि आप पृथ्वी के नीचे में प के पैरों में यहाँ री की मात्रा का प्रयोग किया गया और शब्द क्या बना है, और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, पृथ्वी, कृपा। समझ में आ रहा है छात्रों? और मैं आशा रखता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपको। दूसरा जो नियम है री का, शहनाई का स जो है, स के साथ री का प्रयोग करते समय उसका रूप बदल जाता है। और जो श्रृंगार शब्द हम बोलते हैं, इसके साथ प्रयोग करते इसका रूप बदल जाता है री का। और यह जो स का जो रूप है इस तरह हमने लिखा है, और हम पढ़ते क्या है, श्रृंगार। तो स हलन वाला प्लस री के ऊपर अनुस्वार प्लस ग हलन वाला प्लस आ प्लस र हलन वाला प्लस अ। उसी तरह श्रृंखला में भी स के नीचे ही री की मात्रा लगाई और शहनाई के स का रूप यहाँ बदल गया, हम देख सकते हैं। उसका वर्ण विच्छेद है स हलन वाला प्लस री के ऊपर अनुस्वार प्लस अ हलन वाला प्लस अ प्लस ल हलन वाला प्लस आ। री के प्रयोग संबंधी नियम समझ में आए होंगे। अब हम स्वरहीन पंचमा अक्षर संबंधी नियम की चर्चा करेंगे। यहाँ पंचमा अक्षर अर्थात व्यंजन में क वर्ग से लेकर प वर्ग का जो पंचमा अक्षर है उनकी चर्चा करनी है विस्तार से। यहाँ जो शिक्षाविदों की बात की जाती है, जो जिन्होंने वर्तनी के मानक रूप से वर्णों के मानक रूप को निश्चित किया है, उन्होंने यहाँ जो पंचमा अक्षर है उनको अनुस्वार के रूप में प्रयोग करने का निश्चय किया है। और तभी से हम इन जो व्यंजन के क वर्ग से लेकर प वर्ग में जो पंचमा अक्षर आते हैं उसको अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें पहला अंग, अंग जो है वो क ख ग घ से पहले, यानी इन व्यंजनों से पहले यदि अंग स्वर रहित हो, स्वर रहित मतलब उसके साथ अस्वर का उच्चारण न हो, तो उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। जैसे कि यहाँ अंग, पहले पुराने बुकों में हम अंग को ऐसे लिखते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में अंग, उसी तरह जो गंगा की बात है उसमें भी पहले ऐसे ही लिखा जाता था,
और अब ऐसे लिखते हैं। दूसरा यम च छ ज ज से पहले यदि यम स्वर रहित हो और उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में हो, इससे पहले च छ ज से पहले, तो उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं पंचम्या यम जो है इसका रूप, और पुरानी बुकों में ऐसे लिखा जाता था, जबकि अब प के ऊपर अनुस्वार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और शब्द क्या बना है पंचम। इसी तरह पंचित में पहले ऐसे होता था, अब प के ऊपर यम का जो रूप है वो अनुस्वार के रूप में हम ऐसे प्रयोग करते हैं। यहाँ हमने अंक जो है उसकी चर्चा की कि पहले इस तरह लिखते थे और के बाद स्वर के बाद, अब स्वर के ऊपर जो अंक है उसके ऊपर अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। त थ द ध से पहले यदि स्वर रहित हो तो उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं पहले द के साथ तमु का द उसके साथ आधा न लिखते थे, लेकिन अब अनुस्वार के रूप में द के ऊपर ही अनुस्वार किया जाता है। इसी तरह कंठ में अ के बाद आधा न था लेकिन अब कंठ के ऊपर अनुस्वार ही हम लगाते हैं। अब जो न है ट थ द ध से पहले यदि न स्वर रहित हो तो उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं पुराने बुकों में अंत ऐसा छपा होगा, जबकि अब नई किताबें जो छपती है उसमें अंत का प्रयोग ऐसे होता है। पहले अ के बाद आधा न त के साथ जोड़ा जाता था, अब अ के ऊपर अनुस्वार के रूप में न का प्रयोग होता है। इसी तरह अंधा में भी अ के बाद आधा न और ध के साथ जुड़ा हुआ है और अब अ के ऊपर अनुस्वार लगाया जाता है। म प फ ब भ से पहले यदि म स्वर रहित हो तो उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं संबल लिखा हुआ है, तो स के बाद आधा म ब के साथ जुड़ा हुआ है और ल, वो पहले ऐसे रूप में हम लिखते थे, लेकिन अब संबल ऐसे लिखते हैं संबल। उसी तरह दम पहले ऐसे लिखते थे और अब ऐसे लिखते थे। अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। आधे म का जो प्रयोग है पंचमाक्षर प वर्ग का, उसका हम अब अनुस्वार के रूप में ऐसे प्रयोग करते हैं। यदि दो पंचमा अक्षर एक साथ आए, यदि दो पंचमा अक्षर एक साथ आए, जैसे कि यहाँ उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ लिखा है, फिर भी समझा रहा हूँ कि म के साथ म जुड़ा हुआ हो, आधा म और पूरा म, तो वह अनुस्वार नहीं बनता। यदि दो पंचमा अक्षर एक साथ आए तो स्वर रहित पंचमा अक्षर जो होता है ये वो अनुस्वार नहीं बनता। कैसे लिखा जाता है उसको? इसमें सम्मान में म अनुस्वार स्वर रहित और यहाँ स्वर सहित है, तो यहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, वैसे ही सम्मान लिखा जाता है। उसी तरह बनना य व ह से पहले यदि स्वर रहित पंचमा अक्षर आए तो वह अनुस्वार में नहीं बदलता। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं न और य जो है, यहाँ न है वो कैसा है? स्वर रहित, और यह जो है स्वर सहित। तो यहाँ जो लिखा है उसके मुताबिक कि य व ह से पहले, तो यहाँ य के पहले जो पंचमाक्षर आया है न, वो अनुस्वार के रूप में नहीं बदलता। ऐसे हमें सभी व्यंजनों में य व और ह जो है उसमें ये भी ध्यान रखना है, और जो भी पंचमाक्षर इससे पहले आता है वो अनुस्वार के रूप में नहीं बदलता। मैं फिर से इसको बोल रहा हूँ, य व ह से पहले यदि स्वर रहित पंचमाक्षर आए तो वह अनुस्वार में नहीं बदलता। जैसे वन्य कुम्हार में लिखा यहाँ आधा न और आधा म। तो छात्रों यहाँ मैंने आपको इकाई जो वर्ण विचार और उच्चारण में सभी जो पॉइंट यहाँ भी लिखा है, तो तीनों वीडियो में मैंने इस
इकाई को अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न किया और मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों ने भी इसको अच्छी तरह समझा होगा और समझने का प्रयत्न आगे भी करेंगे। धन्यवाद।